हेलो एवरीवन, वरन्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 8 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सेकंड नंबर चैप्टर लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। यानी कि हम लोग इस चैप्टर में लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को एक रिसोर्स के दृष्टि से पढ़ने वाले हैं। इसके दृष्टि से, रिसोर्स के दृष्टि से, क्योंकि ये सारे हमारे लिए क्या है, रिसोर्स हैं, क्योंकि ये हमारे नीड को सेटिस्फाई करते हैं। पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आज के डेट में ये सारे, चाहे वो लैंड है, सॉइल है, वाटर है, नेचुरल वेजिटेशन है या वाइल्ड लाइफ है, सभी को या सभी का हम लोग क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। तो इन सभी को कंजर्व करना, इन सारे रिसोर्स को बचाना हम सभी का दायित्व है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लैंड के बारे में। तो लैंड का यूज क्या है, दूसरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन और फिर हम लोग पढ़ेंगे डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन और फिर हम लोग पढ़ेंगे लैंड कंजर्वेशन। क्या पढ़ेंगे, लैंड कंजर्वेशन। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सॉइल। तो सॉइल कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, सॉइल का यूज या यूज बोलो, यूज कर लो, और इसका डिग्रेडेशन भी पढ़ेंगे हम लोग, डिग्रेडेशन भी पढ़ेंगे, फिर हम लोग सॉइल कंजर्वेशन पढ़ेंगे। सॉइल कंजर्वेशन पढ़ेंगे और कैसे हम लोग सॉइल को कंजर्व करेंगे, क्या क्या तरीका हो सकता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और फिर कुछ हम लोग गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ही वाटर है तो हम लोग यहाँ पे वाटर साइकिल, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर डिग्रेडेशन और वाटर को कैसे कंजर्व करना है उसके बारे में पढ़ना है। नेचुरल वेजिटेशन के बारे में भी वही पढ़ना है कि नेचुरल वेजिटेशन का यूज क्या है हमारे लाइफ में, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितने टाइप के वेजिटेशन होते हैं, ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं 6 में, ये सब 6 में भी 7 में भी हम लोग टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसके डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में, जैसे कि जो भी एलिफेंट है, टाइगर है, चीता है, लॉयंस है, मंकी है, या डिफरेंट टाइप्स के वाइल्ड लाइफ है, उनका जो एक्सटिंक्शन हो रहा है, वो जो अपने हैबिटाट को लॉस कर रहे हैं, उन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आपके मेंस के दृष्टि से और प्री के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्री के दृष्टि से इम्पोर्टेंट तब होगा जब इसमें कुछ आप वैल्यू एडिशन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आप लोगों को लैंड डिग्रेडेशन, लैंड का यूज क्या है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लैंड कंजर्वेशन क्या है, इसके बारे में बता देंगे। लेकिन पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में लैंड डिग्रेडेशन या लैंड डेजर्टिफिकेशन जो हो रहा है, उसको कम करने के लिए या लैंड को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च की है, कौन कौन से इनिशिएटिव स्टार्ट की है, उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन करना, ये आप लोग का काम है। क्योंकि आपके पास यूट्यूब है, आपके पास आज के डेट में एआई है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। तो गूगल है, सही इस्तेमाल कीजिए और इसमें वैल्यू एडिशन कीजिए और फिर देखिए कितना मस्त तैयारी होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लैंड से। ठीक, तो जो सोचो कि अर्थ है, अर्थ का जो 70% पार्ट है वो पानी से घिरा हुआ है, सबको पता है, और जो 30% पार्ट है वो लैंड है। क्या है, 30% पार्ट है वो लैंड है। अर्थ के पूरे अर्थ का 30% जो पार्ट है वो क्या है, लैंड है। अब इस लैंड में जो लैंड 30% है, इसमें भी क्या है, माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं, डेजर्ट्स हैं, रिवर्स हैं, जिसके ऊपर हमारा बिल्डिंग्स हैं, हमारे लिए जो हमारा रहने का जो लोकेलिटी है, सेटलमेंट है, वो भी है। एग्रीकल्चर के लिए भी इसी में यूज करना है, इसी में लिए अभी हमें वेजिटेशन यानी कि फॉरेस्ट के लिए भी बचा के रखना है, इसी 30% में। जिसके कारण
क्या हुआ कि हम लोगों का जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, ये तो बहुत तेजी से बढ़ा, लैंड तो बढ़ा नहीं, लैंड तो बढ़ा नहीं। तो हम अपने नीड को पूरा करने के लिए जो फॉरेस्ट वाले हैं, जो फॉरेस्ट वाला जमीन था उसको, जो रिवर का जो फ्लड प्लेन था उसको, सभी को हम लोगों ने क्या किया, कन्वर्ट किया, अपने रहने लायक बनाए, जिसके कारण ये जो लैंड है इसका परसेंटेज भी डिक्रीज हुआ फॉरेस्ट के लिए, इसका परसेंटेज डिक्रीज हुआ रिवर के ओरिजिनल फ्लो के लिए, जिसके कारण आप अचानक फ्लड देखेंगे, फ्लड देखेंगे। ठीक, फिर बताओ क्या होगा, जो वाइल्ड लाइफ का एक्सटिंक्शन हो रहा है, जो नेचुरल वेजिटेशन का एक्सटिंक्शन हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जो ट्री है, प्लांट है, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से भरपूर है, उनका हम लोग बहुत ज़्यादा दोहन करते हैं। हम अपने एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट को क्या करते हैं, काटते हैं, फिर फॉरेस्ट एनिमल और ह्यूमन में कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारे एनिमल मारे जाते हैं। लैंड तो हमारे पास 30% है, उसी भी उस 30% में भी ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इंडिया में ही देखो, इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन में डेंसिटी या पॉपुलेशन का डेंसिटी या लैंड किस टाइप का है, बहुत ही अच्छा है, एकदम प्लेन एरिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस वहाँ के सारी फॉरेस्ट को, मैक्सिमम फॉरेस्ट को हम लोगों ने क्या किया, क्लीन किया अपने सेटलमेंट के लिए और अपने एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, अपने एग्रीकल्चरल लैंड के लिए हमने क्या किया, फॉरेस्ट को कट ऑफ किया। लेकिन ये प्लेन बहुत अच्छा है, जिसके कारण यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से ग्रो किया। वहीं पे थोड़ा सा ऊपर जाओ, जम्मू कश्मीर में जाओ, जम्मू कश्मीर में पॉपुलेशन अगर ग्रो करता है तो वहां के लोग एग्रीकल्चर वाला जमीन कहां से लाएंगे, एग्रीकल्चर वाला लैंड कहां से लाएंगे, ला पाएंगे नहीं। अगर लादने का प्रयास करते हैं तो वहां के फॉरेस्ट को क्या करेंगे, वहां के फॉरेस्ट को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। अगर हम लोग माउंटेनियस रीजन में, हिमालयन रीजन में अर्बनाइजेशन ज्यादा करते हैं तो फिर क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में हमें लैंड स्लाइड देखने को मिलेगा। और जब लैंड स्लाइड होता है तो वहां के जो मिट्टी है वो डिग्रेड होता है, लैंड डिग्रेड होता है। बात समझे, तो सभी चीज कनेक्टेड है। केवल हमारे पास 30% जो अर्थ का सरफेस है वो लैंड है, और उसमें भी बहुत कम अमाउंट है जो ह्यूमंस के लिए बचता है, क्योंकि उसमें कुछ माउंटेनियस रीजन है, कुछ पोलर रीजन में जहाँ पे आइस कैप है, जहाँ पे हम लोग रह नहीं सकते हैं, कहीं पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, कहीं पे -40 -50 200 सेंटीमीटर तक, 200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा रहा है, कहीं 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा रहा है। तो हमारे पास एक छोटा सा सरफेस है, छोटा सा जो एरिया है वो बच जाता है हमारे सेटलमेंट के लिए, हमारे एग्रीकल्चर के लिए, और हमारे ट्रांसपोर्ट, हमारे इंडस्ट्री के लिए। तो उसके लिए हमें इस लैंड को वाइजली क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। और हम आपको बताएंगे कि इंडिया में कितना हम लोग अनवाइजली अपने जमीन को, अपने लैंड को यूज करते हैं आगे चल के। पढ़िए, लैंड इज अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। लैंड क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर लैंड नहीं रहेगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ के। अगर मान लीजिए रहने का हमें व्यवस्था हो जाएगा, हम लोग डेजर्ट्स एरिया में भी रह सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन इन्वेंशन जो है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी है वो हम लोगों ने ईजाद किया है। लेकिन हम लोग एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन कहाँ से लाएंगे, वो तो हवा में नहीं कर सकते। कम समय में हम लोग कर सकते हैं। आज के डेट में जो हाइड्रोपोनिक्स जो एग्रीकल्चर हो रहा है, जो हम लोग केवल पानी में उगा रहे हैं थोड़े से सेटलमेंट में, या लेयर बाय लेयर जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो है हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं कम एरिया में। लेकिन हमारा पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ भी तो रहा है, उसको भी तो कंट्रोल करना है। तो लैंड क्या है, लैंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। इट कवर ओनली, देखो 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के टोटल एरिया का केवल 30% जो पार्ट है वो क्या है, लैंड है। कितना, केवल 30%। और इस 30% में भी बहुत अच्छा खासा परसेंटेज है जहां पे ह्यूमन के लिए एक अनुकूल प्लेस नहीं है, जहां पे हम लोग जिंदा रह पाए या हम लोग अपना भरण पोषण कर पाए। ठीक है, यानी कि ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज
आर नॉट हैबिटेबल, यानी कि इस 30% का सभी पार्ट हैबिटेबल नहीं है। हम लोग माउंट एवरेस्ट में जाके घर नहीं बनाएंगे, हम लोग सियाचिन ग्लेशियर में जाके घर नहीं बनाएंगे, हम लोग थार डेजर्ट्स के बीचों बीच जहां पे पानी है ही नहीं वहां पे अपना सेटलमेंट नहीं बना सकते हैं। तो ये टोटल 30% का एक मेजर पोर्शन है जहां पे ह्यूमन या कोई भी नेचुरल वेजिटेशन एग्जिस्ट करने के लिए उसे सोचना पड़ेगा। फिर आते हैं दिस uneven distribution of population in different part of the world are mainly due to varied characteristic of land and climate। जो हमारा अर्थ है उस पे पॉपुलेशन का भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि हर जगह है समान, हर जगह है जो है वो समान डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब ध्यान देखना, ये हमारा इंडिया का मैप है, कोई दिक्कत है? ये इंडिया का मैप है। इंडिया के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल, कौन कौन? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार और वेस्ट बंगाल। इस रीजन में पॉपुलेशन डेंसिटी सोचो कितना है, या पॉपुलेशन कितना है। और दूसरा सोचो ये वाला पार्ट, जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट, इस पार्ट में पॉपुलेशन कितना है। ये सोचो कि इधर जो थार डेजर्ट है इस पार्ट में पॉपुलेशन कितना है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। सोचो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलेशन लो, यहाँ पे नागालैंड का लो, मिजोरम का लो, मणिपुर का लो, ये सारे पॉपुलेशन देखो, पॉपुलेशन कम है, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड फॉर्म है वो हमें इजाजत नहीं देते हैं हर जगह अपना सेटलमेंट बनाने के लिए। इसलिए जो पॉपुलेशन है वो प्लेन एरिया में ज्यादा रहता है, माउंटेनियस रीजन में कम रहता है, डेजर्ट्स वाले रीजन में कम रहता है, कम रहता है। इसीलिए, और क्योंकि वहां का क्लाइमेट भी है जो उन्हें इजाजत नहीं देता है, हर कोई वहां पे रह नहीं सकता है, इसलिए जो पॉपुलेशन है वो अनइवनली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों? द रज्ड टोपोग्राफी, ए स्टीप slope of the mountain, low lying area of the susceptible to the water logging, deserts area, thick forest area, normally sparsely populated और uninhabited। यानी कि जो रज्ड टोपोग्राफी है वैसा टोपोग्राफी जहां पे हम लोग जो यानी कि प्लेन एरिया है ही नहीं, बहुत ही ज्यादा क्या है, यानी कि वहां पे रफ सरफेस है जहाँ पे हम लोग आसानी से सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, वैसा एरिया जहाँ पे स्लोप एकदम स्टीप है, यहाँ स्लोप स्टीप है। दूसरा, माउंटेनियस रीजन का बात कर रहा है। लो लाइंग एरिया, कोस्टल रीजन है, तो क्या कोस्टल रीजन जो वाटर लॉगिंग किया है रिवर के जो बैंक के साइड में है उस रीजन में ताल क्षेत्र, जिसे बिहार में ताल क्षेत्र बोला जाता है, गंगा नदी के किनारे या कोई भी रिवर के किनारे जो वाटर लॉगिंग होता है, वाटर लॉगिंग होता है, वहां पे हम लोग नहीं रह सकते हैं। तो बहुत सारे एरिया है जहां पे हमें रहने के लायक जमीन अवेलेबल नहीं है, लैंड अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो अर्थ पे, अर्थ सरफेस पे, अर्थ के लैंड पे जो पॉपुलेशन का डेंसिटी है या पॉपुलेशन है वो क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बिहार, यूपी, हरियाणा और वेस्ट बंगाल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छा टोपोग्राफी है एक ह्यूमन के लिए और उनके नीड के लिए। हम लोग यहाँ से अच्छा आसानी से ट्रांसपोर्ट का जाल बिछा सकते हैं, आसानी से इंडस्ट्री लगा सकते हैं, आसानी से एग्रीकल्चर कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान के वो डेजर्ट्स में लोग पानी कहाँ से लाएंगे, कैसे वहां पे एग्रीकल्चर करेंगे? नहीं कर पाएंगे। वो जो घना फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहां पे लोग कैसे रहेंगे? तो एक घर यहां दिखाई देगा, वहां दूसरा, वहां तीसरा, वहां चौथा। जैसे कि अंडमान निकोबार है, सोचो अंडमान निकोबार पे ज्यादा पॉपुलेशन है या यूपी और बिहार में ज्यादा पॉपुलेशन है? तो बोलोगे यूपी बिहार में, अंडमान निकोबार पे नहीं है, क्योंकि वहां पे जो फॉरेस्ट एरिया क्या है, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। कोई दिक्कत है? बोलिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब जो प्लेन बचा, ये जो रज्ड टोपोग्राफी है, ये जो हम लोगों ने ट्रॉफोग्राफी बनाया, इसके बाद जो जमीन बचा वो हम लोग यूज करते हैं अपने सेटलमेंट के लिए।
वो हम लोग यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन हम लोग अब एग्रीकल्चर इतना ओवर, माने एग्रीकल्चर के कारण इतना ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर यूज करने लगे, इतना ज़्यादा मात्रा में हम लोग पेड़ पौधे काटने लगे, ये जो लैंड है वो भी धीरे धीरे क्या करने लगा, डिग्रेड करने लगा। बोला जाता है कि इंडिया के टोटल एग्रीकल्चरल लैंड का या टोटल लैंड एरिया का लगभग 20 to 30% के आसपास, इसके बीच में 28 मान लो, 25 से ऊपर ही होगा, इसके बीच के जो लैंड हैं वो डेजर्टिफिकेशन फेस कर रहे हैं। क्या फेस कर रहे हैं? डेजर्टिफिकेशन फेस। आगे पढ़ते हैं, यहां पे दिया है देखो, 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्युपाई ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। यानी कि अर्थ सरफेस का, अर्थ पे जो 90% पॉपुलेशन है ये केवल और केवल 30% पार्ट में ही रहते हैं। लैंड एरिया के 30%, यानी कि ये जो 30% है, इस 30% को जब हम लोग 100% मान के चलेंगे तो इस 30 का 30%, ठीक, इस 30% का जो 30% है वो 90% पॉपुलेशन को अपने साथ रखता है। केवल कितना परसेंट? 90%। सोच लो। नेक्स्ट आओ, लैंड यूज। अब ध्यान से देखना, यहां पे ध्यान से देखना, ऑस्ट्रेलिया का जो टोटल लैंड सरफेस है, उस टोटल लैंड सरफेस का केवल 6% क्रॉपलैंड के लिए है, 56% पेस्चर के लिए है, 14% फॉरेस्ट है और 24% अदर यूजेज के लिए है। ठीक, लेकिन हमें कंपेयर करना है पहले इंडिया और चाइना में, दूसरा का कंपेयर करना आपका काम है। ठीक, चाइना का देखो, चाइना का टोटल क्रॉपलैंड कितना है? 10%। चाइना का टोटल क्रॉपलैंड कितना है? 10%। इंडिया का कितना है? 57%। यानी कि इंडिया अपने टोटल लैंड सरफेस का 57% पार्ट पे एग्रीकल्चर करता है और चाइना केवल 10% पार्ट पे एग्रीकल्चर करता है। और चाइना के जो किसान होते हैं वो इंडिया के किसान से अगर एक एरिया लेते हैं लैंड का, वहां पे वो 4 गुना ज्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं। बात समझे? इंडिया का किसान, अगर मान लो चाइना का किसान के पास ये एक प्लॉट है और यही सेम प्लॉट एक इंडिया के किसान के पास है, तो चाइना वाला जो है वो इंडिया वाला किसान से 5 टाइम to 6 टाइम ज्यादा ग्रेन प्रोड्यूस करेगा सेम लैंड से, क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसके पास अच्छा से यूज करने का, इस लैंड को अच्छा से यूज करने का टेक्निक पता है। यहाँ के किसान पढ़े लिखे हैं, हमारे किसान जो हैं वो ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है, कैसे एग्रीकल्चर में अपना काम करना है, कैसे कितना फर्टिलाइजर देना है। हम लोग यूरिया का ओवर यूज करते हैं, कभी भी हम अपने सॉइल के जो केमिकल हैं उसका जांच नहीं कराते हैं। अगर जांच कराओगे तो पता चलेगा कि हाँ नाइट्रोजन का कमी है, फास्फोरस, किस चीज़ का कमी है तुम्हारे सॉइल में, ये कब पता चलेगा? जब हम उसका चेक कराएंगे। हमें चेक तो कराना नहीं है, हमें बस यूरिया पे यूरिया देने हैं। जब यूरिया डालोगे तो तुम्हारा लैंड डिग्रेड करेगा। उसके पास हाई क्वालिटी का सीड्स है जो ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। हमारे किसान अभी भी जो मैक्सिमम किसान है वो मॉनसून के रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। अगर किसी साल मॉनसून नहीं आया तो कितना किसान आत्महत्या करेगा या कितने लोग भूखे मरेंगे, ये इमेजिन नहीं कर सकते। और अभी भी हमारे यहाँ कैनाल सिस्टम बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। देखो कंपेयर करो ना, 10% है, केवल 10% क्रॉपलैंड है और यहाँ पे 57% है, और उस 10% में और 57% में लाख पाने 5 टाइम्स का अंतर है, 6 टाइम्स का। उसके बावजूद भी चाइना हमसे आगे है एग्रीकल्चरल में। कैसे? सोच लो, कंपेयर करो। हमारे पास अदर के लिए देखो 17% है, फॉरेस्ट 22% है, तो हम फॉरेस्ट में कुछ ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमें इसको 24% तक लाना है। हम लोगों ने जो फॉरेस्ट के एरिया के लिए जो अपना माने कि रोड मैप तैयार किया है, उसमें हमारा जो एम है कि जो हमारे देश में फॉरेस्ट होना चाहिए वो लगभग टोटल लैंड का 24% होना चाहिए। ये तो आसानी से हो सकता है, लेकिन इसमें से हम लोग
बहुत ज़्यादा कट ऑफ करके अपने सेटलमेंट के लिए, अपने इंडस्ट्री के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें काटना है अरावली को। अरावली को हाल ही में बताओ, अरावली का एक दिया गया कि जो 100 मीटर के ऊपर जो ऊपर है वही अरावली है, 100 मीटर के नीचे अरावली नहीं है। अब बताओ, जो वहां पे माइनिंग लोग करेंगे वो 100 मीटर नाप के करेंगे। अगर 100 मीटर से कम 99 मीटर होगा तो उस वो अरावली नहीं गिना जाएगा। 97% होगा तो अरावली नहीं गिना जाएगा। ये क्या चल रहा है? तुम्हारे पास 57% क्रॉप लैंड है, इसको तो अच्छा से यूज नहीं करना है। चाइना वाले किसान 10% में हमसे ज्यादा उगा रहे हैं और हम 57% में भी उनको कम्पीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें अरावली काटना है, हमें अरावली काटना है, अरावली काटना ज्यादा जरूरी है। लोग अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि अगर अरावली को हम लोग काट रहे हैं, वहां पे माइनिंग हम लोग करने का इजाजत देते हैं, तो जो लैंड डेजर्टिफिकेशन है वो पूरे हरियाणा को खा जाएगा, निगल जाएगा। अगर अरावली में छेड़छाड़ हुआ, अरावली एक थार डेजर्ट्स के लिए बैरियर का काम करता है, थार डेजर्ट के लिए बैरियर का काम करता है अरावली। लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। 100 मीटर के जो हाइट है वही डिसाइड करेंगे कि 100 मीटर के ऊपर है तो अरावली है, 100 से नीचे वाले अरावली नहीं है। कैसा कैसा क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। देखो, केवल 10% चाइना वाले लोग हैं, चाइना का जो क्रोपलैंड है वो हमसे ज्यादा, हम 5 टाइम्स ज्यादा लैंड यूज कर रहे हैं, तब जाकर के चाइना के 10% जो लैंड है उसका कंपटीशन हम लोग कर रहे हैं। सोचो, अगर हम लोग इसको अच्छा से यूज करने लगे, चाइना के स्तर पर यूज करने लगे, तो पूरे वर्ल्ड को बैठा करके हम लोग खाना खिलाएंगे, किसी को खेती करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन बात है कि हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना है, हम लोग को उस पर नहीं ध्यान देना है ना। ठीक है, आगे पढ़ो। लैंड यूज, तो लैंड का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? एग्रीकल्चर के लिए करते हैं, फॉरेस्ट्री, फायर, माइनिंग्स, बिल्डिंग, हाउस, रोड के लिए, सेटलिंग ऑफ इंडस्ट्री के लिए, और कॉमन यूज के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो लैंड का यूज करते हैं। ये तो सबका पता है। द यूज ऑफ लैंड डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक, अब जो लैंड है हमारे पास उसका यूज हम लोग किस टाइप से करेंगे वो डिपेंड करता है किस पे? तो उस लैंड के फिजिकल फैक्टर, जैसे कि टोपोग्राफी पे, वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है। अब हम लोग जा करके हिमालय में ज़्यादा माइनिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत ही फ्रेजाइल एरिया है, बहुत नाजुक एरिया है, वहाँ पे कब क्या हो सकता है कोई नहीं जानता है। अभी वो नौजवान है जो वहाँ को माउंटेन से, जो वहाँ के लैंडफॉर्म है, ठीक है ना, इसीलिए उधर हम लोग ज़्यादा माइनिंग नहीं कर पाते हैं। वो बहुत ही लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, अर्थक्वेक के हाई जोन में आता है, ठीक ना। तो टोपोग्राफी है, वहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर और माइनिंग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। फिर वहाँ का सॉइल कैसा है, अगर सॉइल का क्वालिटी अच्छा है तो हम लोग एग्रीकल्चर करेंगे, सॉइल का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो किसी और दूसरे काम में लाएंगे। दूसरा है क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसा है वो डिसाइड करेगा कि लैंड यूज क्या होगा। मिनरल्स है जो वहाँ पे अवेलेबल है, अगर मिनरल अवेलेबल है, अच्छा लैंड भी है, तो हम लोग मिनरल निकालेंगे। दूसरा क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, वाटर का अवेलेबिलिटी कितना है ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर हम एग्रीकल्चर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कोई दिक्कत? तो ह्यूमन फैक्टर सच एज द पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ लैंड यूज पैटर्न। जो पॉपुलेशन है और जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ये भी एक फैक्टर है जो लैंड यूज के पैटर्न को क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा कि ठीक है या नहीं है। कॉल आ गया था इसलिए रुकना पड़ा, कोई दिक्कत है? बोलिए। तो देखो, जो लैंड यूज है ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है कि हम लोग लैंड का यूज किस टाइप से करेंगे। तो उस लैंड का टोपोग्राफी कैसा है, यानी कि माउंटेनियस रीजन है, डेजर्ट रीजन है या प्लेन रीजन है। दूसरा, सॉइल कैसा है उस लैंड का, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, मिनरल कैसा है या वाटर का अवेलेबिलिटी कितना है। दूसरा, जो ह्यूमन्स है और जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए टेक्नोलॉजी है, ये भी डिसाइड करेंगे कि हम लोग उस लैंड को कैसे यूज करते, लैंड को कैसे यूज करते। तो अगर आप मेंस के एग्जाम में ये दोनों को कंपेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आप जो एग्जामिनर है उसको इंप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, चाइना सोचो केवल 10% लैंड, क्रॉप लैंड है वहां पे,
हमारे पास 57% है, और चाइना वाले हमसे ज्यादा अनाज उगा रहे हैं। बात समझ में आया? ठीक, देखो बात है कि वहां पे जो टोटल लैंड का एरिया है हमारे पास टोटल होगा, वो लगभग हो सकता है बराबर हो, या हमारा ज्यादा ही होगा, हमारा वाला ज्यादा ही होगा, लेकिन उसके बाद भी हम चाइना से कम उपजा पा रहे हैं, हमारे किसान कम उपजा पा रहे हैं, हमारे किसान का इनकम बहुत ही कम है। बात क्लियर और बात सिंपल है। नेक्स्ट आते हैं, लैंड को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं उसके ऑनरशिप के आधार पे। एक होता है इंडिविजुअल लैंड, जैसे कि जिसपे तुम्हारा ऑनरशिप है, जिसपे तुम्हारा बिल्डिंग है, जिसको तुम्हारा जो तुम्हारा घर है, ये एक इंडिविजुअल लैंड है। तो एक प्राइवेट लैंड होता है जिसका ऑनर क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है। दूसरा होता है कम्युनिटी लैंड, यानी कि गवर्नमेंट का लैंड जो होता है वो होता है जिसपे हम लोग मेडिकल का यूज कर, मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ये बनाते हैं। जो हमारा ग्राम सभा का जो भवन, पंचायत भवन जो बनता है उस पर बनाते हैं, ये एक कम्युनिटी लैंड है। या पहले कम्युनिटी फॉरेस्ट होता था, लेकिन हम लोग सेटलमेंट और दूसरे दूसरे जो हमारे एक्टिविटीज हैं वो उसके कारण ये सारे जो कम्युनिटी लैंड है उसको भी हम लोग क्या करते जा रहे हैं, कब्जा करते जा रहे हैं। कुछ दिक्कत है? देखो, पीपल एंड देयर डिमांड एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। सोचो, हमारा डिमांड तो बढ़ रहा है ना, हमें भाई इंडस्ट्री लाना है, हमें बुलेट ट्रेन चलाना है, हमें और भी ट्रेन चलाने हैं, हमें और भी 4 लेन एक्सप्रेसवे बनाने हैं। लैंड तो हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रो करते जा रहा है, पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। लैंड लिमिटेड है, पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। जब पॉपुलेशन ग्रो करेगा तो जो हमारा लैंड का यूज है वो भी क्या होगा, अफेक्ट होगा। हमें इसी इतना ही परसेंट में क्या करना है, एक एग्रीकल्चर करना है, पेस्चर के लिए यूज करना है, फॉरेस्ट के लिए यूज करना है, और अदर काम के लिए यूज करना है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लैंड लिमिटेड है। ठीक, अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो पीपल हैं वो कॉमन लैंड को, यानी कि कम्युनिटी लैंड को इनक्रोच करना स्टार्ट करते हैं और यूज करना स्टार्ट करते हैं, सॉरी उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या बनाते हैं, हाउसिंग कम्प्लेक्स बनाते हैं, हम लोग रोड बनाते हैं, एक्सपेंड द एग्रीकल्चरल लैंड करते हैं रूरल एरिया में। एंड टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न also रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज इन आवर सोसाइटी। और अब हम लोगों ने क्या किया कि हम अपने नीड, अपने ग्रिड को पूरा करने के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया को, बहुत सारे लैंड को इनक्रोच करना स्टार्ट किया, और फिर स्टार्ट होता है डिग्रेडेशन की कहानी। यानी कि लैंड डिग्रेडेशन या लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजिट्रिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट टू द इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। इस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से अब जो हमारा लैंड है वो कहीं क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, कहीं लैंड स्लाइड हो रहा है, कहीं डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। यानी कि हमारा लैंड पे अब क्या है, इन्वायरमेंटल थ्रेट है। कोई दिक्कत है? अब देखो, लैंडस्लाइड क्या होता है। अब सोचो कि तुम माउंटेनियस रीजन में हो, तुम वहां से रोड बनाओगे तो माउंटेन्स के जो स्लोप्स हैं उस पर तुम पेड़ पौधे काटोगे, जिसके कारण वो स्लोप क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो तो अलग से अपने उसको नीचे पुल करने का प्रयास करता है। दूसरा से बारिश हो गया तो उसमें होल बनेंगे, पानी वाटर सिप करेगा, और फिर धीरे धीरे पूरा जो वहां का लैंड मास है वो क्या हो जाएगा, स्लाइड करेगा, नीचे आ जाएगा। हाल ही में केरला का स्टोरी देखे होगे, अगर तुम लोग हो सकता है उसको हम लोग एक क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एज अ फॉर एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं मेंस के एग्जाम में। ठीक, माउंटेनियस रीजन था केरला में, ऐसे इधर कोई गांव बसा था और यहाँ से पूरा बांध टूटा और ये पूरा गांव को निकल गया, पूरा गांव को निकल गया। हाल ही में कुछ साल पहले हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इधर तो होता रहता है, लैंडस्लाइड माउंटेनियस रीजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है, क्योंकि हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, रोड का कंस्ट्रक्शन हो, इंडस्ट्री का कंस्ट्रक्शन हो, फॉरेस्ट के लिए, टिम्बर इंडस्ट्री के लिए हमें अच्छे क्वालिटी के पेड़ चाहिए, उसके लिए हो, हम लोग बहुत पेड़ पौधे काट रहे हैं और सॉइल को हम लोग बेयर ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, जिसके कारण वहाँ का सॉइल क्या होने लगता है, डिग्रेड होने लगता है और लैंडस्लाइड का शिकार हो जाता है, लैंडस्लाइड का शिकार होता है। अब सोचो कि एक फॉरेस्ट लैंड है, कहाँ पे,
तो फ्लड प्लेन एरिया में। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्री हैं जो यहाँ के मिट्टी को उखड़ के, माने कि वहां से इरोड होकर के जाने में रुकते हैं। जब तुम ये फॉरेस्ट को काट दोगे तो ये मिट्टी आसानी से यहाँ पे उठ के क्या करेगा, चल जाएगा। जो तुम्हारा फाइन क्वालिटी का जो सॉइल है, जिसपे तुम अच्छे क्वालिटी के तुम एग्रीकल्चर कर सकते थे अच्छे से, वो सॉइल तो फ्लड के साथ साथ बह के चला गया। अब जो तुम्हारे पास सॉइल बचा वो डिग्रेड हो चुका है, क्योंकि उसमें जो ह्यूमस था या जो भी अच्छे क्वालिटी के केमिकल्स थे जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए प्रॉफिटेबल है, बेनिफिशियल है, वो इरोड होके चला गया ओशियंस में, रिवर्स में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो क्या क्या हो रहा है, ठीक, हमारी ग्रिड और हमारे नीड के कारण जब हमारा हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसके कारण एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड के कारण कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जैसे कि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, हम लोग एक्सप्रेसवे बनाना है, रेलवे बनाना है, बुलेट ट्रेन चलाना है, उन सब के लिए हमें क्या करना है, यूज करना है। अब जो बच्चा कुछ लैंड है उसको भी हम लोग इनक्रोच कर रहे हैं अपने नीड को पूरा करने के लिए। तो क्या आ रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बताइए? तो अब आया कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। अब हमें सॉइल को कंजर्व करना है, तो क्या करेंगे, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू अ लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड एंड इट क्रिएटेड फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेस। यानी कि जो हमारा ग्रोइंग पॉपुलेशन है और इस ग्रोइंग पॉपुलेशन का बढ़ता हुआ डिमांड है, जिसके कारण ये जो हमारा इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है इसको हम लोग होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। किसके लिए? एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, एक्सप्रेसवे बनाना है, फोर लेन बनाना है, स्टेट हाईवे बनाना है, उन सब के लिए। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। और इसीलिए जो अभी हमारे पास जो डिग्रेडेड लैंड है जो बढ़ते जा रहा है, उस चेक करना बहुत जरूरी है। जब डिग्रेडेशन हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया में एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, लैंड को रिक्लेमेशन करना पड़ेगा, लैंड को रेगुलेट करना पड़ेगा। उसके केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर जो किसान यूज करते हैं, जो ओवर यूज करते हैं, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तब जा करके हम लैंड को क्या कर पाएंगे, तो कंजर्व कर पाएंगे। कोई दिक्कत है? लैंड को कंजर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, नेचुरल। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि प्रॉब्लम क्या है। हमारे पास टोटल अर्थ सरफेस का 30% लैंड है, लेकिन इस 30% में भी, इस 30% का जो टोटल अर्थ सरफेस एरिया का 30% है, उसका केवल 30% पार्ट पे, अर्थ पे जो 90% पॉपुलेशन है वो वहां पे क्या करता है, निवास करता है। केवल 30% अर्थ के जो हमारे पास लैंड सरफेस है जहां पे हम लोग रहते हैं, उस 30% के 30% पे हम लोग हमारा 90% पॉपुलेशन क्या करता है, रहता है। और इसी 30% में हमें यूज करना है एग्रीकल्चर के लिए या और भी काम के लिए। जो टोटल 30% है उसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, या हमारे करने के लायक भी नहीं, क्योंकि कहीं माउंटेनियस रीजन है, कहीं ग्लेशियर है, तो कहीं क्या है, डेजर्ट्स हैं। और जो बच्चा खुशा है उसमें फ्लड प्लेन है, उसमें कहीं फॉरेस्ट हैं, उसमें प्लेटूज हैं, बहुत कुछ है। उसके बाद जो बचेगा यहाँ पे हम एग्रीकल्चर करेंगे, घर बनाएंगे, अपना रोड बनाएंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब आते हैं सॉइल। अब आपका काम है कि इस लैंड के डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं, या पूरे इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे कौन कौन से स्कीम, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। आप जाइए गूगल पे, नोट डाउन कीजिए, देखिए आपके पास एक बेस्ट नोट्स तैयार होगा। कुछ समझे? कोई दिक्कत है बताइए? तब पता चल गया कि आपके पास टोटल अर्थ सरफेस का 30% लैंड है। ये भी 30% का हम लोग पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कुछ ऐसे टोपोग्राफी हैं जो हमें इजाज़त नहीं देते हैं। उसके बाद जो बचेगा उसमें हम लोग यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, रोड के लिए और सेटलमेंट के लिए।
रहने के लिए, जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है। क्यों होता है उसका मेंशन करना है, उसका रीजन बताना है, और फिर क्या मेथड है वो कंजर्व करने का, वो आपको नेक्स्ट आते हैं। सॉइल, सॉइल क्या होता है? अ थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सबस्टेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ, जो अर्थ के सरफेस पे एक थिन लेयर है ग्रेनी सबस्टेंस का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, और जो सॉइल्स हैं या सॉइल्स के जो टाइप्स हैं ये लिंक्ड है उस एरिया के लैंड के, उस एरिया पे लैंड पे। जैसे कि डेक्कन एरिया में, इंडिया में जो डेक्कन प्लेटूज है यानी कि पेनिनसुलर जो इंडिया है, वहाँ पे तुम जाओगे तो ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। ये ब्लैक सॉइल वहाँ पे क्यों है? क्योंकि वहाँ का जो लैंड फॉर्म है, यानी कि वहाँ का जो लैंड से उसका जो पेरेंट रॉक है वो इग्नियस रॉक से बना है, वो ज्वालामुखी से बना, जिसके कारण उस एरिया में ब्लैक सॉइल ज्यादा मिलते हैं। तो जो पेरेंट्स रॉक है यानी कि जो मेन जिससे वो लिथोस्फीयर बना है, वो जो अर्थ का क्रस्ट बना है या लैंड बना है, और उस लैंड पे जो थिन सरफेस है सॉइल का, वो उसी लैंड के जो पेरेंट रॉक है, पेरेंट रॉक उस पे क्या होता है? डिपेंड्स कर। ठीक, सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब देखो, मान लीजिए कि ये सॉइल्स हैं, देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, ये सॉइल है, यहाँ पे क्या है? पेरेंट रॉक है। ये क्या है? पेरेंट। ये पेरेंट रॉक डिसाइड करेगा कि किस टाइप का सॉइल होगा, ब्लैक सॉइल होगा, रेड सॉइल होगा, किस टाइप का सॉइल होगा। दूसरा, अब ये जो पेरेंट रॉक है ये यहाँ पे वेदर्ड होगा, वेदर्ड होगा तो उसके ऊपर वेदर्ड मटेरियल आएंगे। फिर एक सब सॉइल और सैंड का, सिल्ट का, क्ले का ऊपर वाला लेयर होगा, और सबसे ऊपर होगा टॉप सॉइल। ये जो हमारे लिए है यही सबसे ज्यादा खतरा फेस, क्योंकि यही है जो जहाँ पे हम लोग फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कर रहे हैं और यहाँ पे सॉइल इरोजन हो। जब तुम्हारी सॉइल का जो मेन पार्ट है जहाँ पे ह्यूमंस अवेलेबल है, जिसके कारण वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो बैक्टीरिया हैं जो हमारे प्लांट को जरूरत है, वो क्या हो जाते हैं? इरोड कर जाते हैं, बह जाते हैं, जिसके कारण निचला सतह होता है वो क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा या बहुत कम क्या होता है? फर्टाइल होता है, बहुत कम फर्टाइल होता है, बहुत कम फर्टाइल होता है। ठीक है, तो दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये जो मटेरियल्स हैं, जो अर्थ पे जो ऑर्गेनिक मैटर हैं, ह्यूमिड्स हैं, ये क्यों बनता है? तो वेदरिंग के प्रोसेस से बनता है, वेदरिंग के प्रोसेस से बनता है। कैसे बनेगा? जैसे कि यहाँ पे देखो, ये है नॉर्दर्न प्लेन इंडिया का, ये है हिमालय। अब जब हिमालय से रिवर निकलेगा, जब हिमालय से कोई रिवर निकलेगा तो यहाँ से जो रॉक है यहाँ पे, उस रॉक को वेदर करके आएगा और इस प्लेन एरिया में अपने फ्लड प्लेन में क्या करेगा? उसको डिपोजिट करेगा, जिसको हम एलुवियल डिपोजिट बोलते हैं, एलुवियल डिपोजिट बोलते हैं। फिर इस पे बहुत सारे पेड़ पौधे उगेंगे, पेड़ पौधे में जो पत्ता होगा वो झड़ के गिरेगा, उसके कारण जो पत्ता होगा वो धीरे धीरे सड़ेगा, गलेगा, जो एनिमल्स होंगे वो मर के गलेंगे, तो ऊपर ह्यूमस मिलता है। क्या मिलता है? ह्यूमस मिलता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया होता है और सोम। लेकिन जब इस एरिया से तुम फॉरेस्ट को कम कर देते, जब फ्लड आएगा तो पूरे यहाँ के मिट्टी को क्या करके? बहा करके जाएगा, ठीक है जाएगा। बात समझे? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बोलिए। अब देखो, वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ द लैंड एंड डिके ऑफ द एक्सपोज्ड रॉक्स बाय द टेम्परेचर चेंज, कॉस्ट एक्शन एंड प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन। जब कोई रॉक्स कम टेम्परेचर के कारण या फ्रॉस्ट एक्शन के कारण या प्लांट के एक्शन या एनिमल एक्शन या ह्यूमन एक्टिविटी के कारण वो क्या हो जाता है? टूटता है, छोटे छोटे रॉक्स में कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग वेदर बोलते हैं। और जो सॉइल होता है ये लगभग हंड्रेड्स ऑफ ईयर लेता है बनने में, 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। पढ़ते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर है जो सॉइल के फॉर्मेशन में काम आता है। तो पहला है पेरेंट रॉक। ये जो पेरेंट रॉक है ये सॉइल के कलर, सॉइल के टेक्सचर, सॉइल के केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें कैसा मिनरल होगा, क्या रहेगा उसमें, ये सारा डिपेंड करता है किस पे? तो पेरेंट रॉक पे।
किस पे? तो पेरेंट रॉक पे। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है वो एक किससे बना है, जहाँ पे ब्लैक सॉइल वाला एरिया है वो बना है वोल्केनिक एक्टिविटी से, जिसके कारण वहाँ पे ब्लैक सॉइल मिल रहा है। तो ब्लैक सॉइल होने का कारण क्या है? वोल्केनिक एक्टिविटी है। तो जो पेरेंट रॉक है वो डिसाइड करेगा कि रॉक सॉइल का कैसा कलर होगा, क्या टेक्सचर होगा, क्या उसका केमिकल कंपोजिशन प्रॉपर्टीज होंगे उसके मिनरल्स का, और उसमें क्या क्या मिलेगा आपको। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है सॉइल को। वहाँ टेम्परेचर है, रेनफॉल टेम्परेचर रेनफॉल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। जो टेम्परेचर है या जो क्या है रेनफॉल है जिससे वेदरिंग होता है, ये वेदरिंग डिसाइड करेगा कि वहां पे ह्यूमस अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। बात समझे? वहां पे ह्यूमस अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। और एक बार क्वेश्चन आया था, बहुत पहले क्वेश्चन आया था यूपीएससी के एग्जाम में, आपको दिखाएंगे। क्वेश्चन ये था कि जो हमारे रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट पे अगर तुम एक के जो सतह है जंगल में जाओ एक रेन फॉरेस्ट में और एक प्लांट के बीज को डाल दो, तो वो बहुत ही टाइम लेता है उगने में या बड़ा होने में। पता क्यों? क्योंकि वहां पे सनलाइट का जो टेम्परेचर है अर्थ के सरफेस पे, उस फॉरेस्ट के सरफेस पे नहीं पहुंचता, जिसके कारण जो ह्यूमस होता है वो बहुत ही नीचे होता है। ह्यूमस वहां बहुत नहीं नीचे होता है। जब तक उस सीड्स पे लेयर बाय लेयर जो अलग अलग प्लांट होंगे उसके जो पत्ते झड़ के गिरेंगे धीरे धीरे, वो धीरे अंदर जाएगा, फिर वहां पे दबते जाएगा तो वहां पे वो जो ह्यूमस में कन्वर्ट होगा, तब जाकर के वो सीड बाहर निकलना स्टार्ट करे। बात समझे? कोई दिक्कत है? तो क्लाइमेट डिसाइड करेगा। फिर वहां के रिलीफ्स हैं, कितने एल्टीट्यूड पे, कितने हाइट पे वो लैंड है, वहां के सॉइल को, उस स्लोप को डिटरमिनाइन करेगा कि वहां पे किस टाइप के सॉइल होंगे। दूसरा है वहां पे फ्लोरा है, फाउना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये डिपेंड करेगा कि वहां पे रेट ऑफ जो ह्यूमस फॉर्मेशन है वो कितना, रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन कितना होगा। क्योंकि यही फ्लोरा फाउना तो क्या होंगे? सड़ेंगे गलेंगे, सड़ेंगे गलेंगे, और जब सड़ेंगे गलेंगे और कनेक्ट से सड़ेगा गलेगा तो वहां पे क्लाइमेट का रोल, क्लाइमेट का रोल है। और जब उसमें फाइन क्वालिटी का आएगा, आएगा फाइन क्वालिटी, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए। क्या चाहिए? टाइम चाहिए। क्योंकि टाइम के साथ साथ ही उस सॉइल का जो थिक वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। बोला जाता है कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है जब माउंटेन बना तो ये एक डिप्रेशन था यहाँ पे, इस माउंटेनियस रीजन में जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ये एक डिप्रेशन था यानी कि गड्ढा था। लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ से रिवर आना स्टार्ट किए हिमालय से, तो ये गड्ढा भर गया और आज के डेट में हमें क्या दिखाई देता है? तो नॉर्दर्न प्लेन दिखाई देता है, नॉर्दर्न प्लेन दिखाई देता है। कोई दिक्कत है? तो सॉइल के फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं? तो पहला है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक डिसाइड करेगा कि सॉइल का कलर क्या होगा, सॉइल का टेक्सचर क्या होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे। क्लाइमेट डिसाइड करेगा कि उसमें ह्यूमस फॉर्मेशन का रेट कितना है। दूसरा वहां पे डिपेंड करेगा रिलीफ पे, तो रिलीफ डिटरमाइन करेगा कि सॉइल का थिकनेस क्या होगा, सॉइल कितना होगा। दूसरा फ्लोरा फाउना होगा जो रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन को डिसाइड करेगा, और टाइम के साथ साथ ये सारे क्या होंगे? काम करेंगे। एक दिन में काम नहीं होता है। नेक्स्ट आप, नेक्स्ट क्या है? डिग्रेडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। आज के डेट में तो हमारा जो लैंड्स हैं, जो सॉइल है, वो फेस कर रहे हैं सॉइल इरोजन एंड सॉइल डिप्लेशन। इसके कारण द बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल। ह्यूमन फैक्टर भी और नेचुरल फैक्टर भी डिसाइड माने कि क्या करेगा? अफेक्ट करता है सॉइल के डिग्रेडेशन पे। कैसे? लैंडस्लाइड होगा तो लैंडस्लाइड हम तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारा वहां पे क्या रोल होगा कि वहां के जंगल को काट के हम साफ करेंगे। क्योंकि जो पेड़ का जो रूट्स होता है वो सॉइल को पकड़ के रखता है, और जो सॉइल को पकड़ के रख रहा है तुम तो उसको मार दिए, कौन पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। अब आसानी से जब बारिश होगा, रेनफॉल, उसका जो वाटर होगा वो सीप करेगा उस स्लोप में, और पूरा स्लोप एक साथ क्या हो जाएगा? वहां का जो मिट्टी होगा नीचे आ जाएगा, रोड पे आ जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नेक्स्ट आते हैं, क्या क्या फैक्टर हैं जो सॉइल डिग्रेडेशन और डिफोरेस्टेशन को
अफेक्ट करता है। द फैक्टर विच लीड टू डिग्रेडेशन और एंड डिफॉरेस्टेशन इज डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन। पहला सॉइल डिग्रेडेशन का रीजन क्या है? डिफॉरेस्टेशन। दूसरा क्या है? ओवरग्रेजिंग। तीसरा क्या है? ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। रेन वॉश होता है, अचानक बारिश आया, पूरा वहाँ का जमीन का जो ऊपर वाला सतह है लेके चला गया। लैंडस्लाइड है और फ्लड है। क्या क्या रीजन है? तो डिफॉरेस्टेशन, लैंड सॉइल का डिग्रेडेशन या लैंड इरोजन का पहला कारण क्या है? डिफॉरेस्टेशन। दूसरा कारण क्या है? ओवरग्रेजिंग, यानी कि जब जानवर को हम लोग पेस्चर जो लैंड होता है वहां पे छोड़ते हैं। तीसरा कारण क्या है? ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। इस लास्ट फिर है रेन वॉश, फिर है लैंडस्लाइड और लास्ट में है फ्लड। क्या है? फ्लड। अब आता है कि सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। हमें पता चल गया कि सॉइल डिग्रेडेशन हो क्यों रहा है। सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, रेन वॉश हो रहा है। अब तुम स्लोप एरिया में इधर तुम एग्रीकल्चर करोगे, यहाँ पे देखो ये मान लीजिए स्लोप थोड़ा सा और कम करो, ऐसे है। अगर यहाँ पे हम खेती करेंगे, सोच रहे हैं कि यहाँ के हम लोग जंगल को काटते हैं और यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, लेकिन तुम यहाँ पे पानी ला तो दिए, मान लीजिए कैसे भी करके पानी ला दिए, लेकिन ये पानी यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये पानी तो चला जाएगा, पानी चला जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा देंगे, एक टेरेस बना देंगे, सीढ़ीनुमा आकार देंगे इस माउंटेनियस रीजन को। क्या करेंगे? सीढ़ीनुमा आकार देंगे, जिसके कारण क्या होगा, वाटर का जो फ्लो का जो रेट है, ठीक, स्लोप एरिया से जो फ्लो का रेट है नीचे आने का, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टेरेस फार्म। क्या बोलते हैं? टेरेस फार्मिंग। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बोलो? मल्चिंग करेंगे। मल्चिंग में क्या होता है? मल्चिंग में होता है कि जैसे कि ये लैंड है, ये लैंड है, यहाँ पे बहुत सारे सॉइल्स हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मिट्टी को इकट्ठा करेंगे, ऐसे मिट्टी का एक क्यारी बना देंगे, ऐसे बना दिए। यहाँ पे हम पेड़ रोप दिए, यहाँ पे एक ट्री प्लांट लगा दिए, यानी कि एग्रीकल्चर जब हम लोग करते हैं उस टाइम का बात कर रहे हैं। और फिर ये पूरे एरिया को, इस पूरे लैंड को हम लोग प्लास्टिक से या प्लांट में जो स्ट्रॉ होता है, जिससे गेहूं का जो टुकड़ा हो गया, गेहूं हम लोग काट दिए, उसका जो प्लांट का जो ब्रांच है उसको, या पैडी का जो ब्रांच है उसको, जो मस्टर्ड ऑयल का ब्रांच है उसको हम लोग क्या कर देंगे, इसके ऊपर रख देंगे। उससे क्या होता है कि जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। जब रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीज होगा तो सॉइल में ह्यूमिडिटी बनेगा, और ह्यूमिडिटी बनेगा तो हमें पानी की कम जरूरत पड़ेगी, जिसके कारण यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, जो हमारे प्लांट के लिए भी सही रहेगा और सॉइल के क्वालिटी के लिए भी सही रहेगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं बोलो? मल्चिंग करते हैं। क्या करते हैं बोलो? मल्चिंग करते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बताइए। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्लास्टिक लगा देते हैं, या कोई पेड़ पौधा का या भूसी जो होता है उसको डाल देते हैं, जिससे कारण रेट ऑफ जो इवोपरेशन है वो डिक्रीज हो जाता है, और प्लांट को भी हमें रेगुलर क्या मिलेगा, वाटर का सप्लाई, ह्यूमस मिलेगा, और सॉइल का जो क्वालिटी होता है वो भी हमारा अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत है? फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे भी एक हम वैसा ही बनाएंगे, फिर एक ऐसा यहाँ पे छोड़ देंगे, फिर हम एक ऐसा जगह बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लांट ऐसे ऐसे निकाल देंगे। जब प्लांट निकलेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग एक पॉलीथीन लेंगे, और यहाँ से हम लोग ऐसे क्या करेंगे, उस पर प्लास्टिक का बैग होगा या जो भी चीज़ होगा उसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। इसको क्या बोलते हैं? मल्चिंग। बोलो क्या बोलते हैं? मल्चिंग। अब आते हैं कैंटोर बैरियर। कैंटोर बैरियर, बताओ कैंटोर बैरियर हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? तो कैंटोर बैरियर यूज किया जाता है वाटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। क्या करते हैं? वाटर के फ्लो के जो स्पीड है उसको कम करने के लिए। कैसे करेंगे कम? तो दिखाते हैं आप लोग कैसे कम करेंगे। तो जो कि ये है थोड़ा सा स्लोपिंग एरिया में है हम लोग, ऐसे ऐसे भी तो लैंड का पानी, वाटर का फ्लो वहीं पे होगा जहां पे थोड़ा सा स्लोप होगा, स्लोप होना जरूरी है। अब मानिए यहां से रेनफॉल हुआ, यहां पे रेनफॉल हुआ, ध्यान देना, यहां पे रेनफॉल हुआ, रेनफॉल होगा तो पानी का अगर हम लोग कुछ नहीं रहेगा तो ये पानी पूरा वाटर जो होगा वो तेजी में फ्लो करेगा, क्योंकि स्लोप ज्यादा है, तेजी में फ्लो करेगा तो यहाँ पे गली इरोजन होगा। गली इरोजन का मतलब गड्ढा बनेगा वहां पे,
अगर वहां पे का सॉइल लूज है तो पूरे सॉइल को बहा करके यहां से लेके चला जाएगा। अब हम उसके लिए क्या करेंगे, अब हम उसके लिए क्या करेंगे, यहां पे कुछ पत्थर लगा देंगे, छोटे छोटे स्टोन डाल देंगे, यहां पे छोटे छोटे स्टोन लगा। हम लोग पानी के फ्लो को कम कर रहे हैं, पानी के फ्लो को रोक नहीं रहे हैं कंप्लीटली। अब यहाँ पे जो वाटर का फ्लो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, धीरे धीरे वहां से वाटर अब निकलेगा। फिर हम लोग दूसरा यहाँ पे बना देंगे, पत्थर डाल देंगे, छोटे छोटे पत्थर उसको डाल देंगे। फिर यहाँ पे वाटर का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग वही कर देंगे काम, धीरे धीरे वो क्या होगा, कम होगा। इससे दो फायदा होगा, एक तो वाटर का जो फ्लो है वो कम होगा, दूसरा जो अंडरग्राउंड हमारा वाटर है वो भी क्या होगा, बोलो, रिचार्ज होने लगे। क्योंकि यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा, पानी इकट्ठा होगा तो यहाँ पे इस एरिया में क्या करेगा, सिप करेगा। जब इस एरिया में सिप करेगा तो हमारा अंडरग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा। तो इससे हमारा वाटर कंजर्वेशन भी हुआ और सॉइल कंजर्वेशन भी हुआ। क्योंकि अगर हम लोग ये रॉक हटा देते हैं तो पानी एकदम स्पीड से क्या आएगा, नीचे आएगा, जिसके कारण वहां के जो रॉक्स हैं, सॉइल्स हैं, उसको क्या करेगा, इरोड करके लेके चला जाएगा। अब पूछोगे कि ऐसा थोड़े होता है, ऐसा ही होता है। माउंटेनियस रीजन में माउंटेन तो ऊपर है, पानी नीचे फ्लो कर रहा है। कैसे फ्लो कर रहा है नीचे, वो जो रिवर है माउंटेन्स को काट काट के निकला है। क्योंकि जब रिवर्स यंग स्टेज में होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी, स्पीड ज्यादा रहता है, वो बड़े बड़े पत्थर को बहा करके लेके चला जाएगा। इसीलिए माउंटेनियस रीजन में जब कोई लेक या कोई डैम टूटता है वहां पे ज्यादा खतरा है अगर कोई डैम प्लेन एरिया में टूटेगा। सोचो, हम लोग एक माउंटेनियस रीजन में डैम बनाए हैं और एक प्लेन एरिया में डैम बनाए। प्लेन एरिया में भी रेट ऑफ फ्लो वाटर का रहेगा, लेकिन माउंटेनियस रीजन से ज्यादा नहीं रहेगा। क्योंकि उस माउंटेनियस रीजन में जो वाटर डैम में स्टोर किए हैं उसमें पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। जैसे ही डैम टूटा वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और इतना ज्यादा तबाही लगा कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। अगर उसके एरिया में गांव मिला, पूरा गांव को बहा करके लेके चला जाएगा, पूरा गांव बहा के लेके चला जाएगा। सिक्किम का केस आया, उत्तराखंड का केस आया, केरला का केस आया। इसको आप केस स्टडी के तौर पे शामिल कर सकते हैं। और वहां का जो काम क्या आएगा, तो हमें कैंटोर बैरियर्स आएंगे। और ये क्वेश्चन, इस कैंटोर बैरियर्स पे क्वेश्चन लगभग 2013 में ये प्री में आ चुका है, 2013 के प्री में ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर है रॉक डैम, जो कैंटोर बैरियर होगा, ट्रेंच बनाए हम लोग, जो भी बनाएंगे इन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। फिर रॉक डैम भी वही होता है, छोटा 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 हम क्या करेंगे, तो रॉक्स लगाएंगे जैसे अभी लगाए हैं, उससे हम क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। कोई दिक्कत है? बताइए। ये काम, कैंटोर बैरियर का काम हम कहाँ पे करेंगे बोलो, तो इसको हम लोग करेंगे माउंटेनियस रीजन में। लेकिन हम लोग रॉक, ये जो रॉक डैम है इसका भी इस्तेमाल उधर ही करेंगे। ठीक, वहां भी हम क्या करेंगे, ऐसे वाटर का जो ऐसे गड्ढा बनेगा, ऐसे इसमें वाटर फ्लो करेगा, हम लोग बीच में क्या कर देंगे, छोटे 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 पत्थर डाल देंगे, पानी भी इकट्ठा होगा और उसका रेट ऑफ फ्लो भी कम हो जाएगा, जिसके कारण वो इरोज नहीं कर पाएगा। तो लगभग लगभग ये दोनों मिलते जुलते हैं। बस यहाँ पे देखो, स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कैंटोर। ठीक, अलोंग कैंटोर, ये देखो स्लोप एरिया है। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ग्रास का, यूज करेंगे सॉइल्स का, यूज करेंगे स्टोन्स का, जिससे पानी के फ्लो क्या हो जाए, बोलो, कम हो जाए और वाटर को हम लोग कलेक्ट करने लगे। वहां पे वाटर को क्या करें, कलेक्ट करें। दूसरा क्या है, रॉक डैम बनाएंगे। रॉक डैम क्या करेगा, वाटर के फ्लो को भी क्या करेगा, कम करेगा और फिर उससे हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। फिर टेरेस फार्मिंग आपको पता है क्या होता है, ये है टेरेस फार्मिंग। आप देख सकते हैं हम लोग जो स्लोप है माउंटेन्स का, उसको काट काट के एक सीढ़ी नुमा आकार देंगे, उस पर एग्रीकल्चर करेंगे। तीसरा क्या है, इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग जैसे कि देखो, जो हमारे पास दो मैक्सिमम क्रॉप हम लोग उगाते हैं, पहले उगाते थे। एक होता है पैडी, यानी कि खरीफ वाला सीजन, और दूसरा होता था रबी सीजन। एक खरीफ और दूसरा रबी। बीच का क्या होगा टाइम, 3-4 महीना 5 महीना का गैप मिलता है, 4 महीना का। तो हम क्या करेंगे,
ये भी तो हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अगर बेयर तुम लैंड छोड़ोगे तो वहां पे टेम्परेचर हाई होगा, जिसके कारण उसका केमिकल कम खराब हो सकता है, नहीं रहेगा। उसमें जो ह्यूमस है, जो डिफरेंट बैक्टीरिया है, वो गर्मी से मर जाएंगे। अगर उसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें हमें वाटर का काम पड़ेगा, उसमें केमिकल डालेंगे, जो भी डालेंगे, जिसके कारण हमारा फर्टल जो लैंड होगा वो क्या रहेगा, वो सही रहेगा। तो हम लोग सॉइल इरोजन को रोकने के लिए इंटरक्रॉपिंग भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, कर सकते हैं। अब देखो, कुछ हमारे पास स्कीम्स हैं, कुछ स्कीम्स हैं जिससे आप लोग एग्जाम में यूज कर सकते हैं। कुछ स्कीम है जिसका आप इस्तेमाल यूज कर सकते हैं सॉइल के इरोजन को, सॉइल के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कुछ यूज करते हैं। जैसे कि एक स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना। क्या है? परंपरागत कृषि विकास योजना। नीम कोटिंग जो यूरिया आया है वो भी सॉइल के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आया है। न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी दिया जाएगा, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चलाया जा रहा है। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जा रहा है। सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है और डिजिटल एग्रीकल्चर किया जा रहा है। ये जो स्कीम्स हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट का, ये किसके लिए है? तो सॉइल के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। कौन कौन से हैं? तो परंपरागत कृषि विकास योजना पहला है, परंपरागत कृषि विकास योजना। दूसरा है नीम कोटिंग ऑफ यूरिया। तीसरा है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी नेशनल। चौथा है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। फिर है हम लोग वर्ल्ड सॉइल डे बनाते हैं, जाके हम लोग क्या करें, लोगों को जागरूक कर पाए। 5 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है और डिजिटल मिशन फॉर एग्रीकल्चर हम लोग क्या करते हैं, चला रहे हैं। कोई दिक्कत है? अब आया वाटर। वाटर एक वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स है। हम लोग पहला चैप्टर में ही वाटर को एज अ रिन्यूएबल रिसोर्स पढ़े हैं। लेकिन ये रिन्यूएबल रिसोर्स कब है? जब हम लोग इसको वाइजली यूज करते। वाइजली यूज करते, देखो बात ध्यान से सुनना, क्यों है? जो हमारे पास वाटर का अमाउंट अर्थ पे अवेलेबल है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट। बात समझे? जो हमारे पास वाटर का अमाउंट है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट। लेकिन बात आएगा कि चलो ठीक है, कांस्टेंट है, तो फिर पानी का कमी ही क्यों है? भाई तो फिर ये फेस करना ही नहीं चाहिए। लेकिन तुम एक जगह से पानी तो निकाल लिए, दिल्ली के जो एरिया है वहां से हम लोग पानी, अंडरग्राउंड वाटर, तो हम लोग पॉपुलेशन बढ़ा, वहां से लोग ज्यादा मात्रा में पानी निकाले। अब जो अंडरग्राउंड वाटर है वो वहां पे क्या हो गया, कम हो गया। वहां पे क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन जब वहां पे पानी सिप कैसे करेगा, फिर उसको हम रिचार्ज कैसे करेंगे? बात तो ये है, तुम पानी निकाले, पानी यूज किए, वॉशरूम में किए, पानी पानी वॉशरूम से तुम्हारा बड़ा नाला में गया, नाला से यमुना जी में गया, यमुना से गंगा जी में, गंगा जी में बे ऑफ बंगाल में चला गया, बे ऑफ बंगाल में चला गया। दिल्ली में थोड़े रहा पानी। वो पानी तो आया, जितना तुम यूज किए वो पानी निकल गया। पानी थोड़े हम लोग रखते हैं बचा के शरीर में, पानी तो हम लोग निकाल देते हैं। लेकिन वो पानी जो नाला के थ्रू यमुना जी में, यमुना जी से गंगा जी में, और गंगा जी में कहाँ जा रहा है बोलो, कहाँ जा रहा है गंगा जी में? बे ऑफ बंगाल में। अगर मान लीजिए चलो बोलोगे कि नहीं, कहें तो गांव में कैसा हो रहा है, गांव तो गंगा जी, हर जगह तो गंगा जी नहीं है, नहीं है। मान लीजिए वहां से वाटर इवोपरेट हो रहा है, कुछ वाटर जाता है ग्राउंड वाटर में, कुछ इवोपरेट हुआ। हम तो थोड़े बोल रहे हैं कि क्या करा था कि कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट है, कुछ तो इवोपरेशन के थ्रू ऊपर गया। लेकिन जो ऊपर गया, ये तो जरूरी नहीं है ना कि वह पानी वहीं पे रेनफॉल के थ्रू बाहर नीचे आएगा। हो सकता है कहीं और जाके बरसेगा। तुम बिहार में पानी निकाल रहे हो सकता है वो जाके उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश कहीं और गिरे। ये भी तो हो सकता है। तो पढ़ते हैं, वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो हमारा अर्थ का 3/4 सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, कवर्ड है, ठीक। इसीलिए हम लोग इसको वाटर प्लेनेट बोलते। इट वाज प्रिमिटिव ओशियन दैट लाइफ बिगेन। ये जो ओशियन ही है जहां पे लाइफ क्या हुआ, बिगेन हुआ। ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर
ठीक, 3.5 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ, ओशियन में लाइफ बिगेन हुआ। इवन टुडे ओशियन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। जो ओशियन है अर्थ सरफेस का 2/3 जो पार्ट है वो कवर करता है। ये रिच वेराइटी ऑफ प्लांट को और एनिमल लाइफ को सपोर्ट करता है। ओशियन वाटर इज हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर वाटर ह्यूमन कंजप्शन। जो ओशियन वाटर है, जो हमारे पूरे वाटर्स जो है उसका जो 96-97% है, अर्थ पे जो वाटर अवेलेबल है उसका 97% जो वाटर है वो ओशियन वाटर है, जो हमारे लिए फिट नहीं है, यूज करने के लायक नहीं। जो हमारे पास वाटर अवेलेबल है वो लगभग 3% के आसपास है। कितना? 3% के आसपास। और इस 3% का जो 20% जो है वो आइस कैप और ग्लेशियर में स्टोर्ड है, जैसे कि ग्रीनलैंड में है, माउंटेनियस रीजन में है, और ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। क्या हम लोग अंटार्कटिका पे जाते हैं वाटर लाने के लिए? वहाँ पे फ्रेश वाटर स्टोर है ग्लेशियर के रूप में। क्या हम लोग वहाँ से फ्रेश वाटर लाते हैं? नहीं लाते हैं। क्या हम लोग हिमालय पे जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ से हम लोग डायरेक्ट एक्सेसिबल है? नहीं है। वो थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो रहा है, गंगा जी में यमुना जी के थ्रू आ रहा है, उसको हम लोग यूज करते हैं, ना कि हम लोग जाकर के सियाचिन ग्लेशियर से निकाल रहे हैं। अगर निकालने के लिए एक्सेसिबल होता तो फिर वो बचता भी नहीं। नेक्स्ट आते हैं, ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर, पूरे फ्रेश वाटर का केवल 1% है जो हमारे लिए, हमें पीने के लिए क्या है, डायरेक्टली अवेलेबल है। एंड इट इज फाउंड एज अ ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, इन रिवर एंड लेक, वाटर वेपर और एटमॉस्फेयर। तो वाटर वेपर है। फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस। वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ पे। जो अर्थ का जो टोटल, ध्यान से सुनना, अर्थ का जो 20% जो सरफेस है, अर्थ का जो 20% सरफेस है वो वाटर से घिरा हुआ है। इसीलिए हम लोग अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोलते, वाटर प्लेनेट बोलते। लेकिन इस 20% पार्ट का, यानी कि टोटल जो वाटर है इसका 97% जो वाटर है ये हमारे लिए यूज के लायक नहीं है, यानी कि ये सॉल्टी वाटर है, क्लाइन वाटर है, जिसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। उसके बाद बच्चा हम लोगों के 3% जो है फ्रेश वाटर है। 3% फ्रेश वाटर है। इस 3% का लगभग 90% जो पार्ट है, इस 3% का लगभग 70% जो पार्ट है वो आइसिट और ग्लेशियर में मिलता है। आइसिट और ग्लेशियर में मिलता है, और केवल छोटा पार्ट है जो हमें पीने के लिए अवेलेबल है, बहुत छोटा पार्ट। लेकिन बोल रहा है कि वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस में हम लोग ना ही पानी को ऐड कर सकते हैं, ना ही पानी को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये जो वाटर है ये कांस्टेंट। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम लोग अपने फ्रेश वाटर को सलाइन वाटर में, पोल्यूटेड वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारे पास जो क्लीन वाटर है जो हमें पीने के लिए अवेलेबल है, उसको हम लोग यूज कहाँ पे कर रहे हैं, तो सलाइन वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि जब तुम्हारा सियाचिन ग्लेशियर है वो मेल्ट करेगा तो उसका मैक्सिमम पानी कितना स्टोर करके रखेंगे, उसका मैक्सिमम पानी बे ऑफ बंगाल में जाता है। जो तुम्हारा अंटार्कटिका पे ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहा है, वो मेल्ट होकर कहाँ जा रहा है, ओशियन में जा रहा है। उसके बाद जो तुम्हारे अर्थ सरफेस पे पानी बचता, उसी में से तुम्हें यूज करना है इंडस्ट्री चलाने के लिए, उसी में से यूज करना है तुम्हें अपने गाड़ी बैग और तुम्हें धोने के लिए और पीने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए। लेकिन उसमें भी जो मैक्सिमम है जहाँ पे हम लोग पोल्यूटेड वाटर डिस्चार्ज करते हैं बड़े बड़े रिवर में, वो रिवर की पानी है जो पीने के लायक नहीं है, वही तो हम बर्बाद कर रहे हैं। हम कंजर्व नहीं कर रहे हैं, सस्टेनेबली वाटर को यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही बात है कि वाटर है जो सबसे ज़्यादा
प्रीशियस चांस है, वाटर है तो हम, लेकिन हम लोग उसका भी टेक केयर अच्छा से नहीं करते। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ह्यूमंस यूजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बट ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, generating electricity through the reservoir of the dams, and the other uses, increasing population, rising the demand of the food and the cash crop, increasing the urbanization, rising the standard of the livings, and the major factor leading to the shortage and supply of the fresh water, either due to the drying of the water source and हम लोग वाटर का यूज किस लिए करते हैं? हम लोग वाटर का यूज करते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, जैसे कि वाटर फॉर एग्रीकल्चर है, वाटर फॉर इंडस्ट्री है, वाटर फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर फॉर द अदर डैम, वी स्टोर वाटर इन द रिजर्वायर फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस एंड अदर यूजेज। फिर है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, राइजिंग डिमांड ऑफ द फूड है, कैश क्रॉप है, फिर है इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन है, इंक्रीजिंग राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जिसके कारण हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं? पानी को यूज करते हैं। देखो, इन एन एवरेज अर्बन इंडियंस यूज 150 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। एक एक्टिविटी दिया है, बोला है कि एक एवरेज जो इंडियन है, मान के चलो अगर 150 लीटर वाटर एवरी डे यूज कर रहा है, इस 150 में से केवल 3% पानी पीने के लिए यूज कर रहा है, 4% कुकिंग के लिए कर रहा है, 20% बाथिंग में, फ्लशिंग में ऐसे ही पानी बर्बाद कर रहे हैं, कितना? 40%, क्लॉथ के 40%, वॉशिंग यूटेंसिल में 40%, और गार्डनिंग और एग्रीकल्चर में हम लोग 23। अब बताओ कि क्या ये जो पानी है ये हम लोग सही तरीके से यूज कर रहे हैं? आपको सजेस्ट कर, नेक्स्ट आते हैं, ये एक्टिविटी है, कुछ नहीं। प्रोसेस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। देखो, हमारे अर्थ पे अभी हमने बोले कि ना ही अर्थ के सरफेस पे वाटर को ऐड कर सकते हैं, ना ही वाटर को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मेन रीजन क्या है, क्यों ये स्टेटमेंट दिया गया? इसलिए क्योंकि वाटर एक मूवमेंट में चलता है, एक सर्कुलर मूवमेंट में चलता है, यानी कि एक वाटर साइकिल हमारे अर्थ पे अवेलेबल। वाटर हमारे बात हो रहा है, फ्रेश वाटर का बात नहीं हो रहा, बात समझे? जो हमारा फ्रेश वाटर है, जो प्योर क्लीन फ्रेश वाटर है, उसको हम लोग पोल्यूटेड वाटर में और सलाइन वाटर में कन्वर्ट। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज हो गया है, हमारे जो लैक्स हैं, रिवर हैं, वो ड्राई हो रही है। ग्लेशियर माउंटेनियस रीजन में क्या हो रहे हैं? मेल्ट हो रहे हैं। हमारे जो बड़े बड़े रिवर्स हैं, गंगा है, यमुना है, ये क्या होंगे? धीरे धीरे ड्राई हो जाएंगे अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज पे ध्यान नहीं देते हैं, वाटर कंजप्शन। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे, हैव यू एवर हियर्ड अबाउट द वाटर मार्केट? यहाँ पे दिया है अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन ऑफ द गुजरात। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है 1.2 लाख जो पॉपुलेशन है, ये प्योरली डिपेंडेंट है परचेजिंग वाटर। ठीक, सौराष्ट्र रीजन का एक तालुका है, गांव है, जहाँ के 1.5 लाख 25 लाख पॉपुलेशन है, ये डेली वाटर को परचेज करता है। बात समझे? प्रॉब्लम क्या है? देयर इज a scarcity of the water in many region of the world. Most of the Africa, West Asia, South Asia, part of Western USA, Northwest Mexico, part of the South America, entire Australia are facing a shortage of fresh water supply. Countries located in the climate zone most susceptible drought face the great problem of the water scarcity. Thus, the water shortage may be a consequence of the variation in the seasonal and the annual precipitation, or the scarcity is caused by the over exploitation and contamination of water source. अब सोचो क्या होगा? वाटर का पूरे वर्ल्ड में एक बड़ा मार्केट क्रिएट होगा। अब जो वाटर रिच रीजन है, वहां से पानी निकाला जाएगा, और जहां पे वाटर का शॉर्टेज है, वहां पे बेचा। ये आने वाला डेट में अगर हम लोग एग्रीकल्चर
ठीक है। तो हमारे पास वाटर है, उसको क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और कंटामिनेशन कारण हमें क्या हो रहा है, वाटर का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। वर्ल्ड में आने वाले दिन में बहुत बड़ा वाटर का मार्केट, बहुत बड़ा वाटर, अगर पानी के पे हम ध्यान नहीं देते हैं तो। नेक्स्ट आते हैं, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर रिसोर्स को कंजर्व करना पड़ेगा। उसको कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या करना पड़ेगा, वाटर को कंजर्व कैसे करेंगे, तो जो ओवर यूज है उसको कम करेंगे। क्या है, जो वाटर का हम लोग ओवर यूज कर रहे हैं उस ओवर यूज को क्या करेंगे हम लोग, कम करेंगे। दूसरा, जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, उस जो अनफिट वाटर है उसको हम लोग यूजफुल वाटर में क्या करेंगे, लाएंगे। डिस्चार्ज अनट्रीटेड वाटर और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, हम लोग जो अनट्रीटेड वाटर को जो डिस्चार्ज कर रहे हैं अपने रिवर में या कोई भी वाटर बॉडीज में, उसको क्या करेंगे, पहले ट्रीट करेंगे उसके बाद छोड़ेंगे। हम लोग जो एग्रीकल्चरल केमिकल का जो यूज करते हैं या इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट होते हैं, जो वाटर बॉडी में डिस्चार्ज होता है, जो वाटर को कंटामिनेट करता है, उसको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। दे पोल्यूट वाटर विथ द नाइट्रेट, जैसे कि जो हम लोग एग्रीकल्चरल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिजन है या एग्रीकल्चर है, उसमें जो नाइट्रेट्स हैं, बहुत सारी जो हेवी मेटल्स हैं, जो पेस्टिसाइड हम लोग एग्रीकल्चर में यूज करते हैं वो है, उसका इस्तेमाल क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तब हम लोग जाकर के वाटर रिसोर्स को क्या कर पाएंगे, कंजर्व कर पाएंगे। कोई दिक्कत है, बोलिए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आते हैं, मोस्ट ऑफ द केमिकल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो इंडस्ट्री से या एग्रीकल्चरल जो हम लोग केमिकल यूज करते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में पहुंचता है वाटर के थ्रू। वाटर पोल्यूशन कैन कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दिस एफ्लुएंट सुटेबली बिफोर रिलीजिंग इन द वाटर बॉडीज। यानी कि जो भी केमिकल हम लोग इंडस्ट्री से एग्रीकल्चरल लैंड से हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जो एग्रीकल्चरल लैंड में यूज कर रहे हैं वहाँ पे हमें एक वाइजली केमिकल का यूज करना पड़ेगा, अच्छे क्वालिटी के केमिकल यूज करना पड़ेंगे जो ह्यूमन हेल्थ के लिए या सॉइल के हेल्थ के लिए या वाटर के हेल्थ के लिए ज़्यादा खतरा नहीं हो। दूसरा, जो इंडस्ट्री से या जो हमारे शहर से जो पानी जा रहे हैं, जो हमारे यूज किए हुए पानी जा रहे हैं, उसको पहले हमें ट्रीट करके क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। द फॉरेस्ट एंड द अदर वेजिटेशन कवर द स्लो सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश द अंडरग्राउंड वाटर। हमें जो फॉरेस्ट कवर है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉरेस्ट कवर एरिया होते हैं वहाँ पे जो हमारा ग्राउंड वाटर है बहुत ही अच्छे से क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कैनाल यूज फॉर द इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज, जैसे कि यहाँ पे दिया है वाटर स्प्रिंकलर, आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस मेथड से हम लोग वाटर का जो अमाउंट है जब एग्रीकल्चर करने में लगाते हैं, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर होता है उसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कम कर सकते हैं इस वाटर स्प्रिंकलर से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ये जो एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। यानी कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर दैट वी कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किसको बोल, क्या होता है, तो एक नैरो जोन होता है जो अर्थ के सरफेस पे है, जहाँ पे लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर और बायोस्फीयर क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और उस इंटरेक्शन वाले जोन में क्या बनता है, हमारा बायोस्फीयर बनता है। इन बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर द सर्वाइवल। और इस बायोस्फीयर में चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बायोटिक हो या चाहे वो नॉन एबायोटिक हो, वो सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। सारे एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, इंटर डिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। यानी कि दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। यानी कि द इंटरडिपेंडेंसी या इंट्रा डिपेंडेंसी बिटवीन द एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर या बायोटिक लाइफ, they both
इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर टू सपोर्ट देयर लाइफ, इसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्स। जो वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, ये एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। क्या है? वैल्यूएबल रिसोर्स है। प्लांट प्रोवाइड्स अस द टिम्बर, यूज, गिव shelter to animal, produce oxygen we breathe, protect soil, so essential for growing crops and shelter belt। कोई दिक्कत है? जो वाइल्ड लाइफ है, जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो प्लांट्स हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें टिम्बर देते हैं, हमें क्या देते हैं? शेल्टर देते हैं। इनका यूज भी क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट आते हैं, क्या है? द storage of underground water give us fruit, nut, lax, turpentines, gum, medical plant, and also the paper that also is so essential for the study। There are innumerable use of the plant and we can add some more। जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ, जो नेचुरल वेजिटेशंस हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो बहुत सारे प्लांट्स में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमारे बीमारी है, वो बीमारी में क्या हो सकते हैं? काम आ सकते हैं। यानी कि प्लांट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स। पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए, जैसे कि प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, विदाउट ऑक्सीजन हम लोग जी नहीं पाएंगे। दूसरा, हमें टिम्बर देते हैं, जो हम लोग अपने जो सेटलमेंट रहते हैं उसको बनाने में काम करते हैं। तीसरा, हमें फूड देते हैं। चौथा, एनिमल्स के क्या करते हैं? शेल्टर्स देते हैं। और बहुत सारे जो प्लांट्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, किसके लिए? मेडिसिन के। इसका यूज किसके लिए यूज करते हैं? मेडिसिन के लिए। अब आते हैं वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में क्या होते हैं? एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म है। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स, वुड्स, वूल। इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड हनी, help in pollinations of the flower, have a important roles play in as a decomposers in the ecosystem। The birds feed on insects and act as a decomposer as well। Vulture, due to its ability to feed on the dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment। So the animal, big है या small है, they are integral to maintaining the balance in the ecosystem। क्यों? चाहे वो बड़े बड़े एनिमल्स हो या छोटे हो, उन सभी का यूज हमारे इकोसिस्टम में है। अगर ये पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रखना है तो चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो बड़े एनिमल हैं या छोटे एनिमल हैं, सभी को जिंदा रखना है। बात समझे? जैसे यहाँ पे देखो, इंडियन वल्चर के बारे में कुछ दिया है। हम लोगों के देश में बहुत ही ज़्यादा इंडेंजर्ड स्पेसीज है, क्योंकि जो वल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वेयर डाइंग ऑफ द किडनी फेलियर। जो इंडियन जो वल्चर हैं, ये किडनी फेलियर के कारण ये मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? आफ्टर एक्सकेवेंजिंग लाइव स्टॉक ट्रीटेड विथ द डाइक्लोफेनिक पेन किलर, जो एक पेन किलर होता है जो हम लोग अपने एनिमल्स को देते हैं। जब वो एनिमल्स मर जाते हैं तो वल्चर उसको क्या करते हैं? खाते हैं, क्योंकि ये एक्सकेवेंजर है। जब ये खाते हैं तो वो जो पेन किलर्स हैं वो इनके बॉडी में जाता है, जिसके कारण इनका किडनी क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। इसलिए जो ये ड्रग्स हैं, यानी कि जो पेन किलर है, इसको क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन है जो नेचुरल वेजिटेशन का, ये भी क्या है? डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट है, डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर है, डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म है, डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ सॉइल्स है। ठीक, हमारे पास एवरग्रीन फॉरेस्ट है, हमारे पास डिसिडुअस फॉरेस्ट है, हमारे पास कॉनिफरस फॉरेस्ट है। ये डिपेंड करते हैं किस किस पे? अभी हमने आपको बताया, टेम्परेचर यानी क्लाइमेट पे डिपेंड करेंगे, कितना रेनफॉल हो रहा है, कितना टेम्परेचर है, कितना ह्यूमिडिटी है, उस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पे वेजिटेशन कैसा होगा। रेनफॉल पे डिपेंड करता है, सीजनल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसलिए हमारे अर्थ पे डिफरेंट टाइप्स के क्या है बोलो तो नेचुरल वेजिटेशन है। जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट है, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट है। कोई दिक्कत है? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कॉनिफरस फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट है, टाइगा फॉरेस्ट है, तो थ्रोनी फॉरेस्ट है। अब इन्हें क्या करना पड़ेगा हमें? देखो यहाँ पे क्लासिफाई दिया है। फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू ग्रीन फॉरेस्ट एंड डिसिडुअस फॉरेस्ट डिपेंडिंग ऑन द सेट देयर लीव्स। एवरग्रीन फॉरेस्ट नॉट सेट देयर लीव्स साइमल्टेनियसली इन एनी सीजन्स। Deciduous forest set their leaf at a particular season and conserve the loss of moisture
बोथ टाइप ऑफ द फॉरेस्ट आर द फर्दर क्लासिफाइड इनटू द ट्रॉपिकल एवरग्रीन या ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल या टेम्परेट एवरग्रीन टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो क्लासिफाई किया गया है ये लोकेशन के आधार पे। देखो यहाँ पे तुमको अमेजन फॉरेस्ट या किसी भी एक फॉरेस्ट में ये पाइथन दिखाई देगा। पाइथन कहाँ मिलता है? अमेजन फॉरेस्ट में जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है वहाँ पे पाइथन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। रेप्टाइल्स, बहुत बड़े बड़े रेप्टाइल्स मिलते हैं। तो इसलिए हमें नेचुरल वेजिटेशन के कंजर्वेशन पे ही ध्यान देना पड़ेगा। जब हम लोग नेचुरल वेजिटेशन के कंजर्वेशन पर ध्यान देंगे तो हम वाइल्ड लाइफ पर भी क्या सकते हैं, ध्यान दे। कंजर्वेशन, फॉरेस्ट आर आवर हेल्थ। फॉरेस्ट क्या है? हमारे वेल्थ है। ठीक, प्लैनेट्स, प्लांट गिव शेल्टर टू द एनिमल एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। प्लांट होते हैं जो एनिमल्स को शेल्टर देते हैं और प्लांट और एनिमल मिलकर के क्या करते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं और इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। लेकिन चेंज ऑफ द क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, जो चेंज इन क्लाइमेट हो रहा है, जो क्लाइमेट में चेंजेज आ रहे हैं, जो ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है, जिसके कारण हम अपने नेचुरल हैबिटेट को, प्लांट को क्या करते जा रहे हैं, लूज कर रहे हैं। मेनी स्पेसीज हैव बिकम वल्नरेबल एंड इंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। कुछ विलुप्त होने के कगार पे हैं और कुछ वल्नरेबल है, डेंजर्ड है। किसके कारण? तो डिफॉरेस्टेशन के कारण, सॉइल इरोजन के कारण, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी के कारण, फॉरेस्ट फायर के कारण, सुनामी के कारण, लैंडस्लाइड के कारण। ये क्या है? एक ह्यूमन फैक्टर है। नेचुरल फैक्टर क्या है? एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द दिस रिसोर्सेज। वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ द क्या है, पोचिंग जो होते हैं, इसमें शार्प डिक्लाइन मिलता है किसी भी स्पेसीज का, एनिमल स्पेसीज का। एनिमल्स आर पोच्ड फॉर द कलेक्शन एंड द इलीगल ट्रेड। उनके स्किन के लिए या उनसे कुछ ब्लड निकालना है, कुछ भी केमिकल निकालना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये एनिमल्स को हम लोग मार देते हैं, मार देते हैं। तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, बचाना है। और बचाने के लिए हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर निकाले हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट निकाले हैं, प्रोजेक्ट चीता है, फिर हम लोग जो वन हॉर्न राइनो है उसको बचाने के लिए, चीतल को बचाने के लिए, सबको बचाने के लिए हम लोग अलग अलग क्या किए हैं, स्कीम लाए हैं, अलग अलग इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। सबको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग नेशनल पार्क का कंसेप्ट लाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कंसेप्ट लाए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व का कंसेप्ट लाए हैं। इसके कारण तो प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हम लोग नेशनल पार्क बना रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रहे हैं, बोटोनिकल गार्डन है, बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको बना रहे हैं। नेशनल पार्क क्या है? तो नेशनल पार्क एक नेचुरल एरिया है जिसको हम लोग डेजिग्नेट करते हैं इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, है ना। वहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करते हैं, कोचिंग को कंट्रोल करते हैं, ताकि जो वहाँ का इकोसिस्टम है वो क्या हो, अच्छा से बना रहे। ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, ठीक, जैसे कि वन महोत्सव हो गया। इनक्रेज द रीजनल एंड द कम्युनिटी लेवल पे स्कूल के चिल्ड्रेन में हम लोग इन्वायरमेंट से रिलेटेड या नेचर को विजिट करने के लिए हम उसको इंकरेज करते हैं। फिर यहाँ पे इंटरनेशनल कन्वेंशन, जैसे कि साइट का फुल फॉर्म होता है द कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड फॉर इंडेंजर्ड स्पेसीज। जैसे कि जो इंडेंजर्ड स्पेसीज है, राइनो का जो सिंग होता है, उस सिंग के लिए हम लोग राइनो को मार देते हैं, उसका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत पैसा मिलता है, जिसके कारण लोग लालच में मारते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, साइट लाए हैं, जिसके कारण हम लोग इंडेंजर्ड स्पेसीज का अगर ट्रेड करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, एक द सीरीज ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो एक ग्लोबल नेटवर्क बनाता है, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है द रिलेशन बिटवीन द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। कोई दिक्कत है? तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, आप लोग को अपना से ही पढ़िए, प्रयास कीजिए और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे MCQ के थ्रू। ठीक है, तो आप लोग का काम है कि जितने भी हम लोग सॉइल से पढ़ें, वाटर पढ़ें, लैंड पढ़ें, नेचुरल वेजिटेशन पढ़ें, इन सभी से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव हमारे सरकार के स्तर पे या इंटरनेशनल लेवल पे चलाया गया है वो देखना आपका जिम्मेदारी। ठीक है, अगले सेशन में मिलते हैं हम लोग चैप्टर से सारा कंसेप्ट